हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज से मैं यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे बच्चे मुझे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग पूछ रहे हैं। तो क्योंकि एमसीक्यूज़ हम अपने दूसरे चैनल यानी विंग्स ए उड़ान पे भी डिस्कस कर रहे हैं, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इस चैनल पे हम कोई नई चीज़ सीखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग आपको नहीं पता या फिर अच्छे से नहीं पता, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम कुछ ऐसे वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज़ में वो पूछे जा सकती हैं वो टर्म्स। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको भी कोई ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में वो कोई वर्ड है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगला वीडियो में उसी वर्ड पे बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करें एक नई सीरीज़। ये आप ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें से मेरा दावा है कि कम से कम 3 या 4 एमसीक्यूज़ इसमें से पूछे जा सकते हैं। और 3 या 4 नंबर आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। एक नंबर का जो है वो मार्जिन रहेगा हार और जीत में। सो काफ़ी टफ कंपटीशन है, आपके पास टाइम है। एमसीक्यूज़ हम दूसरे चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग। सबसे पहले एसेट्स, आप मेरे पीछे देख रहे हो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आई होप सबको पता है। तो अगर नहीं पता, मैं वो भी बता रहा हूँ, और कितने तरह के एसेट्स होते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट क्या है। तो दोस्तों, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज owned by an enterprise which help them to generate revenues in future। तो एक तो ये है कि एसेट्स क्या हैं। एसेट्स किसी भी बिजनेस के पास वो प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके या फिर यूज़ करके फ्यूचर में बिजनेस अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, इन चीज़ों को यूज़ करके जो बिजनेस है या जो इंटरप्राइज है फ्यूचर में रेवेन्यू को जनरेट करती है, तो उनको हम बोलेंगे एसेट्स। या फिर एनीथिंग which have some economical value or which can be converted into cash is called asset। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी हम एसेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपका कोई बिजनेस है, उस बिज़नेस में जितनी भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो जितनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगी, फ्यूचर में आपके काम आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मशीनरी है तो आप मशीन से प्रोडक्ट बनाओगे, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, तो फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी बिज़नेस को हेल्प करती हैं इन फ्यूचर कि वो अपना रेवेन्यू इनको यूज़ करके, इनका इस्तेमाल करके जनरेट कर सके। तो एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल करके फ्यूचर में हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है या जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं कैश के बदले में, उसको भी हम एसेट ही बोलेंगे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स की कितनी टाइप्स हैं? तो एसेट्स की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फिक्स एसेट्स, second is current assets, third is fictitious assets। ये 3 टाइप्स हैं एसेट्स की, फिक्स्ड,
करंट और फिक्टिशियस। अब सबसे पहले बात करते हैं फिक्स एसेट्स की, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल बता दूं, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कि फिक्स एसेट में कौन कौन से एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये सारे आपके फिक्स एसेट्स के अंडर आएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ठीक है, ये सारे आपके फिक्स एसेट्स हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, ये आपके करंट एसेट्स हैं। एंड कुछ और भी हैं, जैसे बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। और फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। तो इन सबके मीनिंग में एक एक करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिक्स एसेट्स होते क्या हैं। दोस्तों, फिक्स एसेट्स वो हैं जिनका इस्तेमाल, यानी फिक्स्ड मतलब ये चेंज नहीं होंगे, मतलब इन द सेंस कि आप इसको नियर फ्यूचर में बेचने नहीं जा रहे हो। ये वो एसेट्स हैं जिनका हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर मतलब साल दर साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अप टू 10-20 साल, जब तक वो हमारे काम का है, जब तक वो हमारे काम आ रहा है, हम उसका यूज़ करेंगे और अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग, जब आप कोई ज़मीन खरीदते हो या कोई बिल्डिंग खरीदते हो, ये वैसा एसेट नहीं है कि आपने ख़रीदा और साल के अंदर बेच दिया। अगर आप बिज़नेस के लिए ख़रीद रहे हो तो बिज़नेस में आप इसका यूज़ करोगे। लैंड पे अपनी फैक्ट्री बना सकते हो या अपना ऑफिस बना सकते हो, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड पे जो आपने बिल्डिंग बना दी, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग। लैंड हो गया जो ज़मीन है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी तो वो बिल्डिंग हो जाएगी, या उसको प्रीमिसेस भी बोलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको 1 साल के अंदर बेचनी नहीं है, ये आपको लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। या प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी अगर आप खरीद रहे हो कोई प्लांट या कोई मशीनरी, इसका मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 1 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग आप बंद कर दोगे, ये आप साल दर साल करते रहोगे जब तक आपकी वो मशीन या प्लांट काम कर रहा है। तो इनका भी जो इस्तेमाल है हम लॉन्गर टर्म के लिए करते हैं। फर्नीचर है, ऐसा भी नहीं है कि आपने जो फर्नीचर ऑफिस में लगाया साल के बाद इसको बेच दोगे, इसका भी इस्तेमाल तब तक करते रहोगे जब तक वो फर्नीचर काम कर रहा है, तो सालों साल इसका इस्तेमाल होगा। या इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये भी 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब जो साल के बाद आपका पैसा मैच्योर होने वाला है, वो आप शेयर्स में लगा लो या बॉन्ड्स में लगा दो या किसी अदर इन्वेस्टमेंट्स में लगा दो। ऐसे इन्वेस्टमेंट लेकिन जिनका जो रियलाइज़ होंगे, जिनको आप साल के बाद ही बेचोगे, तो उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक शॉर्ट टर्म होती है जो साल के अंदर आप बेच देते हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट आपने करवा दिया 6 महीने का या 8 महीने का, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका। या शेयर्स आपने 1 साल से पहले बेच दिए, वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो ये वो एसेट्स हैं जिनका हम जो इस्तेमाल है, यूज़ है, साल दर साल करते हैं। इनको हम बेचते नहीं 1 साल के अंदर, इनका इस्तेमाल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स बोलेंगे। दूसरे एसेट्स हैं करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं या जो 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे एसेट्स जो 1 साल के अंदर हम यूज़ कर लें या 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश एट बैंक, तो मैंने कहा जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं। कैश एट बैंक तो हार्ड कैश, आप बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। कैश इन हैंड, आपके पास जो कैश है ये भी हार्ड कैश है। उसके बाद स्टॉक, नॉर्मली जो हम स्टॉक खरीदते हैं कस्टमर को बेचने के लिए, तो अगर हम सपोज करो हम आज खरीद रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महीना या 2 महीने या 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टॉक खरीदा और साल के बाद बिकेगा, वो 1-2 महीने के अंदर आपका स्टॉक आप सोल्ड कर देते हो, बेच देते हो, तो ये भी आपका करंट एसेट में आएगा। डेटर्स हो गए जिनको आपने उधार दिया हुआ है, और आप उधार कभी भी साल के लिए नहीं देते, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए आप किसी को उधार पे कोई चीज़ बेच देते हो, तो वो पैसा भी आपको नॉर्मली साल के अंदर आपको वापस मिल जाता है। बिल रिसीवेबल, ये भी एक उधार ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेटर्स जो आप किसी को उधार देते हो
तो वो एक तरह से आपका एक रिस्क भी होता है कि कल को वो पैसा वापस ना करे। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन कई बार होता है कि कोई पैसा वापस ना करे। लेकिन जब आप बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। अगर आप किसी से एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो साइन करवा लिया किसी से कि आपने किसी को कोई चीज़ बेची और उसे एक बिल बनवा लिया, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक एविडेंस होता है कि वो जिसको आपने गुड्स बेची कितनी देर के बाद आपको पेमेंट करने वाला है, वो सारा बिल में लिखा होता है कि कितनी देर के बाद वो आपको पेमेंट करेगा। तो आपके पास एक एविडेंस रहता है, तो कल को अगर वो पैसा ना दे तो आप उस एविडेंस को कोर्ट में ले जाके उससे पैसा वापस ले सकते हो। तो उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। अगेन ये भी 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंस वो हो गए जो आप एडवांस में दे देते हो। मान लो आपने एडवांस में रेंट दे दिया बिल्डिंग का या सैलरी दे दी, तो ये भी वो एक्सपेंस ऐसा है जो 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा। मतलब आप रेंट दे रहे हो, 1 साल आपने एडवांस 1 साल का रेंट दे दिया, 6 महीने का दे दिया, तो ये भी वो है कि 1 साल के अंदर जो आपने कंज्यूम कर लेना है। या फिर प्रीपेड रेंट आपने एडवांस दिया हुआ है, आप कभी भी वापस भी ले सकते हो, तो ये भी आपका करंट एसेट्स में आएगा। तो फिक्स एसेट्स हो गए ऐसे एसेट्स जिनका यूज़ हमने साल दर साल करना है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जिनको हम नॉर्मल कोर्स में बेचते नहीं हैं, विदिन 1 ईयर बेचते नहीं हैं, जो साल के बाद ही हम बेचेंगे, वो भी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ ये बेचे नहीं जाते। तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट बोलेंगे। करंट एसेट्स वो हो गए जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। ये सारे मैंने बता दिए। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की, जिस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है कि फिक्टिशियस एसेट्स है क्या। अब आप यहाँ पे देखोगे ये वर्ड फिक्टिशियस का सबसे पहले मतलब होता है इमेजिनरी, फेक। मैं कहूँ कि अंबानी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे लिए एसेट है, तो ये एक फेक एसेट है, इमेजिनरी। मैंने सोचा है ख्यालों में, एक्चुअल में वो एसेट है नहीं। फिक्टिशियस हो गया इमेजिनरी। अब यहाँ पे मैंने साथ में लिखा एसेट, लेकिन एसेट के लिए मैंने तो ये भी कहा कि एसेट तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको बेचकर हम जिसको बेचकर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये इमेजिनरी है, फेक है, तो फिर ये बिकेगा कैसे? तो वही 2 चीज़ें मैं आपको अब क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये मैंने लिखे हैं। ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इनका मतलब बता रहा हूँ कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं ये बिजनेस के प्रमोशन एक्सपेंस होते हैं। प्रमोशन एक्सपेंस, ठीक है, जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो उसके जो शुरुआती एक्सपेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जो लीगल कॉस्ट या उसकी स्टैम्प ड्यूटी, या हमने बिज़नेस का कोई लोगो बनाया है उसके चार्जेस, या फिर उसमें हमने कोई प्रमोशन की, एडवर्टीज़मेंट की, वो खर्चे, तो ये सारे जो हैं लोगो चार्जेस, नया बिज़नेस शुरू किया हमने, स्टैम्प ड्यूटी, हमने उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी दी, ठीक है। तो जितने भी लीगल खर्चे या प्रमोशनल खर्चे हैं उन सबको हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। पहले इनके मतलब, फिर इनके आगे बताऊंगा कि एसेट्स क्यों नहीं हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या है? कंपनीज, आपने देखा होगा शेयर्स के बारे में, आप सबने शायद सुना होगा, सेंसेक्स और निफ्टी आप देखते हो। कंपनीज जब कोई नया शेयर इशू करती है तो कई बार कंपनी अपने शेयर पे डिस्काउंट दे दी है। आजकल नहीं होता, लेकिन पहले था। आजकल कंपनी डिस्काउंट्स नहीं देती, लेकिन पहले था कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती थी उस पर डिस्काउंट देती थी। डिस्काउंट का मतलब हो गया कि अगर 100 रुपये का शेयर कंपनी ने प्राइस फिक्स किया था, तो कंपनी देखती थी कि हालात अच्छे नहीं हैं, शायद लोग ना खरीदें, उनके शेयर ना बिकें, तो कंपनी क्या कर देती थी, शेयर का प्राइस थोड़ा कम कर देती थी। मान लो 100 रुपये का शेयर था, कंपनी 90 रुपये में आपको बेच रही है, तो वो 10 रुपये कंपनी ने आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन कंपनी के लिए तो वो एक लॉस ही हो गया, क्योंकि 10 रुपये कंपनी को कम रिसीव हो गए। और डिबेंचर्स में भी कंपनी इसी तरह, जब कंपनी डिबेंचर्स एक तरह का डेप्ट होता है, लोन होता है, पब्लिक को इशू करती है डिबेंचर्स, तो उसमें भी कई बार डिस्काउंट दे देती है, तो अगेन वो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या है? जो भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसमें जो हमारा कंपनी एक्ट है उसने ये कहा है कि किसी भी कंपनी के 90% से ज़्यादा शेयर बिकने चाहिए, 90% से ज़्यादा 90% शेयर लोगों ने सब्सक्राइब करने चाहिए, तब कंपनी वो शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज वो इशू नहीं कर सकती। मान लो अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है, तो जो कंपनी एक्ट है वो कहता है कि 90,000 से ज़्यादा शेयर बिकने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिर कंपनी क्या करती है कि किसी कंपनी को हायर कर लेती है और उनको अंडरराइटर कहते हैं। जिस कंपनी को हायर किया उसका काम ये होता है कि वो कंपनी के सारे शेयर बिकवाएगा। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जिसने कंपनी को हायर किया, भाई हम आपको कमीशन देंगे,
आपने हमारे सारे शेयर बिकवाने हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कंपनी के सारे शेयर नहीं बिके, तो बाकी के बचे हुए शेयर फिर उस कंपनी को खरीदने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी, इसने एक शेयर इशू किए, ठीक है, शेयर इशू की इसने 1 लाख, और इसने किसी अंडरराइटर को हायर कर लिया, भाई आप हमारे सारे शेयर बिकवा दो तो हम आपको कमीशन देंगे। अब जिसको इसने अंडरराइटर किया वो बी कंपनी है। अब ये बी कंपनी का काम है कि वो कंपनी के सारे शेयर बिकवा दे। अब मान लो अगर इसने 1 लाख शेयर इशू किए थे, और मान लो मैं कहता हूँ शेयर बिके 80,000, पब्लिक ने 80,000 शेयर खरीदे, तो बाकी कितने बचे? 20,000, ठीक है। 1 लाख शेयर थे, 80,000 बिके, बाकी कितने बचे? 20,000। अब क्योंकि बी कंपनी ने गारंटी ली है कि वह शेयर बिकवाएगा, तो बाकी के बचे हुए शेयर फिर बी कंपनी को खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो गारंटी वो देता है कि इसके सारे शेयर बिकेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुद खरीद लेगा वो शेयर, उसके बदले में जो कमीशन दी जाती है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये एसेट्स कैसे, देखने में तो ये सारे लॉसेस हैं, बिल्कुल लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं या ऐसे लॉसेस हैं जिनको कंपनी अपने प्रॉफिट में से, पहले साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करती है, खर्चे तो वहीं से निकालने अपने प्रॉफिट में से, राइट। लेकिन ये क्या करती है कंपनी, क्योंकि ये खर्चा बहुत ज़्यादा होता है तो कंपनी इस खर्चे को बांट लेती है। मान लो इन सब पे कंपनी का 5 लाख रुपए खर्च हुआ, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, वो कहेगी कि मुझे ये एक ही साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करने हैं, मेरी मर्जी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके हर साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट करूंगा, ठीक है। तो मान लो इसको कंपनी ने 5 साल में बांट दिया। 5 साल में बांटने का मतलब कि ये खर्चे कंपनी हर साल उसका कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट करेगी। तो पहले साल 1 लाख करेगी, फिर दूसरे साल 1 लाख करेगी, फिर तीसरे साल 1 लाख करेगी, फिर चौथे साल 1 लाख करेगी, और फिर 5वें साल। तो क्या किया कंपनी ने, इन खर्चों को बांट दिया 5 सालों के अंदर, 10 साल में भी कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि अगर पहले साल ही 5 लाख इसका जो एक्सपेंस या लॉस है वो कंपनी निकाल देगी, तो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है कम हो जाए या फिर कंपनी लॉस में हो जाए, उसमें कंपनी की गुडविल पे इफेक्ट आएगा। तो कंपनी क्या कर लेती है कि ये लॉस है, हम किस्तों में इसको प्रॉफिट में से निकालेंगे, तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट बना लेती है, ठीक है। जितना खर्चा उसने निकाल लिया, मान लो पहले साल उसने निकाल लिया ये 1 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में से निकाल लिया इस एक्सपेंस का, तो इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कि ये राइट ऑफ मतलब प्रॉफिट में से निकाल दिए। तो ये तो प्रॉफिट में से निकल गए, बाकी बचे 4 लाख वो आपके एसेट्स में शो होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये फिक्टिशियस क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि एसेट कंपनी की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैंने ये कहा कि एसेट क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो वो खर्चे हैं जो हम कर चुके हैं, क्या ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या ये बिक सकते हैं? नहीं, ये नहीं बिक सकते। ये कैसे बिकेंगे, ये तो खर्चे हैं, तो इसलिए ये फिक्टिशियस हैं। अब एसेट्स क्यों हैं, मैंने तभी कहा कि फिक्टिशियस, इमेजिनरी है, एसेट है नहीं, ऐसा है, इमेजिनरी है, फेक है। तो फिक्टिशियस इसलिए कहा क्योंकि ये हम इसको बेच नहीं सकते। एसेट्स क्यों हैं, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर चलो मान लिया फिक्टिशियस हैं, लेकिन ये एसेट्स क्यों हैं? दोस्तों एसेट्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जो कंपनी के पास है, प्रॉपर्टीज़ जिनका यूज़ करके फ्यूचर में वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, वो एसेट है। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो कंपनी ने अभी तो इन्वेस्ट कर दी, अभी तो लॉस खा लिया, लेकिन इनका जो फ़ायदा है आने वाले समय में मिलेगा। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में मैंने कहा प्रमोशन एक्सपेंस में आ गए, कंपनी ने हैवी एडवर्टीजमेंट की। अब कंपनी कोई भी नहीं आएगी, ऐड तो करेगी, प्रमोशन तो करेगी, उस पर बहुत सारा खर्च होगा, लेकिन वो ये एक ऐसा एक्सपेंस है प्रमोशन एक्सपेंस जिसका इफेक्ट ये नहीं है कि कंपनी को महीने के बाद कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट धीरे धीरे आएगा ओवर द पीरियड, मतलब साल दर साल आहिस्ता आहिस्ता आएगा। कंपनी ने आज एडवर्टीजमेंट की है, इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो ये जो प्रमोशन एक्सपेंस कंपनी ने किया, ये फ्यूचर में हेल्प करेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और मैंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को फ्यूचर में हेल्प करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो एसेट है, तो इसलिए इनको एसेट भी बोला जाता है। अब डिस्काउंट ऑन शेयर, कंपनी ने डिस्काउंट दे दिए शेयर्स पे, कंपनी के शेयर बिक गए बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, कंपनी ने सस्ते बेचे, कंपनी के पास शेयर बिक गए, कंपनी के पास पैसा आ गया जिसको हम कैपिटल कहते हैं, शेयर कैपिटल।
वो पैसे का इस्तेमाल कंपनी फ्यूचर में करेगी अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, नए प्रोजेक्ट लगाने में, ठीक है। तो ये भी ऐसी चीज़ है डिस्काउंट ऑन शेयर जिसका इफेक्ट फ्यूचर में कंपनी, जिसका जो इफेक्ट है फ्यूचर में आएगा। कंपनी फ्यूचर में ये जो यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा कंपनी नए नए प्रोजेक्ट में लगाएगी, नया नया काम करेगी, तो उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन क्योंकि इन्हीं शेयर्स पे दी है, इन्हीं शेयर अंडरराइटिंग कमीशन देने से ही कंपनी के सारे शेयर जो हैं वो बिकेंगे, क्योंकि जो नहीं बिके अंडरराइटर ले लेगा। तो इसका इफेक्ट भी क्या है, फ्यूचर में आएगा, क्योंकि पैसा जनरेट होगा और उस पैसे को कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकती है, नए प्रोजेक्ट के लिए या अदर वेंचर्स के लिए। तो एसेट्स इसलिए हो गए क्योंकि इनका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा। फिक्टिशियस इसलिए हो गए क्योंकि हम इनको बेच नहीं सकते, ये इमेजिनरी हैं। आप इसको, अगर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, आप इनको बेच सकते हो, लेकिन ये एसेट्स जो फिक्टिशियस है नहीं बिकेंगे, क्योंकि बेसिकली ये लॉसेस हैं जो हमें अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करने हैं। तो जितना लॉस हमने निकाल लिया उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ, और जो बच गया वो एसेट साइड में शो होता है। और ये जब सारे निकल जाएंगे लॉसेस, तो ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कि क्या है फिक्टिशियस, मतलब इमेजिनरी, और एसेट्स क्यों है, क्योंकि इनका बेनिफिट हमें आने वाले समय में मिलेगा। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। तो दोस्तों आज मैंने लिया एसेट्स में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। इन केस अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, या इनमें से किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो पे मैं वो भी लाऊंगा और कुछ नए वर्ड्स लेके आऊँगा जिनका मीनिंग जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बहुत कमेंट्स आए हैं उन पे, आई होप बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा, तो वो ज़रूर वीडियो वॉच करें। और इसमें से अगर आपको कुछ पूछना है या कोई नया वर्ड आपके दिमाग में है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, अगला वीडियो उसी पर आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।